Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home, my dear students. Now we will talking about the chemistry of class 11th. तो चलते हैं हम क्लास 11th में. हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं. लास्ट वीडियोस में आपने एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा. तो आज हम आपके लिए लेकर के आए, आज आपके लिए दो टॉपिक्स लेकर के आए हैं. आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा था, तो आज उसके सबसे पहले आपको ड्रॉबैक्स बताने हैं. What are the drawbacks of Rutherford's atomic model? On the other hand, we will talking about the Bohr's atomic model. Bohr's, the most successful atomic model, Bohr's model. उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ओके, तो चलते हैं. यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. आपको ड्रॉबैक्स पढ़ाने वाले हैं हम, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या कमियां रह गई थी उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं यहाँ पर इनएबिलिटी, यानी कि उनके पास में एबिलिटी नहीं थी. इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द stability of atom. The first drawback of Rutherford atomic model is the inability to explain the stability of an atom. एक एटम की स्टेबिलिटी को ही नहीं बता पाए रदरफोर्ड. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो कह रहे हैं कि एटम के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी एक स्पीड से रेगुलरली जो है अपने डेफिनेट फिक्स एनर्जी लेवल्स में वो लगातार रिवॉल्विंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है, लगातार वो मूविंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस के दोनों ओर लगातार वो मूविंग कर रहा है. बाय लॉसिंग देयर एनर्जी ऑल्सो, अपनी एनर्जी को लॉस करके, एनर्जी का लॉस करके लगातार वो मूविंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर. अब यहाँ ये बात बताई, जब पता लगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पर, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से जब पता लगाया गया, तो ये पता लगा कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रेगुलरली अपनी एनर्जी का लॉस करके लगातार अपनी ऑर्बिट में मूविंग कर रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो टोटल की टोटल एनर्जी फिनिश हो जानी है. और जब सारी उसकी एनर्जी फिनिश हो जाएगी तो अपने वो फिक्स एनर्जी को छोड़ करके वो न्यूक्लियस में आ गिरेगा. इलेक्ट्रॉन धड़ाम से न्यूक्लियस में आ गिरेगा. लाइक दैट, सपोज दैट ये आपके पास में एक एटम है और यहाँ न्यूक्लियस है, और अपने फिक्स लेवल में यहाँ ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्विंग कर रहा है बाय द लूजिंग ऑफ देयर एनर्जी. तो एक स्थिति ये आएगी कि सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की खत्म हो जाएगी और वो आकर के धड़ाम से यहाँ न्यूक्लियस में आ गिरेगा. और जब न्यूक्लियस में आ गया तो वहाँ पर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी हैं. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज से कट, और जो स्टेबिलिटी है एटम की वो फिनिश, पूरी तरह खत्म. अब इसी तरह से रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल लिया तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन वो प्लैनेट्स की तरह है यूनिवर्स में. बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लैनेट्स की तरह हैं यूनिवर्स में. और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बताया कि वो सन की तरह है. जिस तरह से सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन का जो है रिवॉल्व करते हैं, पूरी तरह से रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का रिवॉल्व करते हैं. तो यहाँ इसको भी यहाँ पर फेल कर दिया गया. ये बता दिया गया कि जब भाई न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑन दी अदर हैंड प्लैनेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आप उससे कंपेयर कर ही नहीं सकते. ये भी एक ड्रॉबैक निकल करके सामने आया. ठीक, पहली बात इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. दूसरा नंबर 2, यहाँ पर और क्या कमी देखी गई, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी फिक्स एनर्जी लेवल्स में नहीं कर पाया. ये भी इनकी एक बस बता दिया कि हाँ न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स हैं, कुछ डेफिनेट सेल्स हैं, कुछ अपना उनका एरिया है इलेक्ट्रॉन्स का, उनमें वो अपनी रिवॉल्विंग लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये बताने में असफल रहे
कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बंटवारा है वो किस तरह से होगा। ये भी इनकी एक कमी पाई गई। अंडरस्टैंड। नंबर 3, अब तीसरा नंबर क्या इनका ऐसा रहा जो इसको ये बता नहीं पाए, तो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो इतनी सारी 3 कमियां यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल की सामने आई। क्या क्या? इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता सका, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा नहीं कर सका, और लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट्स का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये थी इसकी कमियां, ये थे इसके ड्रॉबैक्स। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे एंड दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बताने वाला है? 4 या 5 बातें वो बताएंगे, उन बातों में ही पूरे एटम की बातें वहां पर आ जाएंगी। दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, द डेनिश साइंटिस्ट Niels Bohr to solve the problems or to solve all the difficulties present in the Rutherford's atomic model in 1913 he gives their separate model that is known as Bohr's atomic model, और उसको Bohr's atomic model के नाम से जाना जाता है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जो बातें आपके हैं हम उनको लिखना शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, क्या बताया नील्स बोहर ने? पहली बात ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक दिस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस जो कि एक स्मॉल पॉजिटिवली पार्टिकल है, पॉजिटिवली पार्ट है एटम का। ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली पार्ट ऑफ द एटम। और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड देयर फिक्स एनर्जी लेवल्स, अराउंड देयर फिक्स एनर्जी लेवल्स। ये बताया विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी का बिना लॉस किए इलेक्ट्रॉन्स एटम जो कि एक बिल्कुल एक स्मॉल पॉजिटिवली पार्ट है उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करते रहते हैं। पहली बात ये नील्स बोहर ने पहली बात बताई कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द स्मॉल पॉजिटिवली न्यूक्लियस ओके इन देयर फिक्स एनर्जी लेवल्स विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, बिना एनर्जी का लॉस किए। नंबर 2 पर इन्होंने क्या बात बताई? दीज एनर्जी लेवल्स, और यू कैन से दीज ऑर्बिट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, द ऑर्बिट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, यानी वो ऑर्बिट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं, आर नोन एज एनर्जी लेवल्स, उन्हें एनर्जी लेवल्स के नाम से जाना जाता है, और सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी नील्स बोहर बता रहे हैं कि जिन फिक्स ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्विंग कर रहे हैं उन्हें क्या कहा गया है? एनर्जी लेवल्स कहा गया है या सेल्स कहा गया है। और दूसरी बात, उनको रिप्रेजेंट किया गया है K, L, M, N, O एंड K, L, M, N, O, P and Q से। These definite or these fixed cells are represented by K, L, M, N, O, P and Q, or these can be represented by 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Means maximum cells present in the atom, maximum energy levels present in the atom are
7। किसी भी एटम के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स विल बी 7। 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बता दिया नील्स बोहर ने बताई ये बात। केवल जो उनके फिक्स ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं वो केवल 7 है। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय KLM, N, O, P and Q और 1 2 3 4 5 6 and 7। एंड दीज एनर्जी लेवल्स, ये जो एनर्जी लेवल्स थे आपके, ये एनर्जी लेवल्स कन्वर्टेड थे आपके सब एनर्जी लेवल्स में। एंड दीज सब एनर्जी लेवल्स आर S, P, D and F, सब एनर्जी लेवल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते थे। ये भी बात नील्स बोहर के अकॉर्डिंग, क्योंकि माय डियर जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 तरीके से होता है। अब जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बोहर बरी, बोहर मतलब नील्स बोहर, बरी एक साइंटिस्ट बरी और इन दोनों के अकॉर्डिंग होता है, और एक होता है अब्बाउ के अकॉर्डिंग। साइंटिस्ट अब्बाउ, सॉरी अब्बाउ एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें क्या मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये अब्बाउ के साइंटिस्ट का नाम नहीं, मतलब ये है कि उनको इलेक्ट्रॉन्स को उनके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। तो ये रहा, अब तक आपके पास में 2 बातें आ चुकी हैं, ठीक है। एक वो कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्विंग कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग कर रहे हैं, जो विदाउट लूजिंग अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो ऑर्बिट्स हैं या जी और जिन्हें और एनर्जी लेवल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं, वो 7 हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं KLM, N, O, P and Q से, या 1 2 3 4 5 6 and 7 से। मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स विल बी 7 and these maximum 7 cells will be converted into their subcells and these subcells are S, P, D and F, ठीक है। अब तक ये आपके पास में आ गई हैं 2 बातें। अब हम आपको लेकर के चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3, तीसरे नंबर पर क्या कहना चाहते हैं नील्स बोहर, तो उनके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने नंबर 2 में ही अपनी बहुत सारी बातें बता दी। क्या बता दी? नंबर 2 में ही आपका ये करके कह दिया कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बारे में बता दिया और कह दिया कि कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। उन्होंने अपना फार्मूला दिया बना करके, एंड दैट फार्मूला इज रिलेटेड टू En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अपना फॉर्मूला, बिल्कुल अपना सेपरेट फॉर्मूला नील्स बोहर ने रिप्रेजेंट कर दिया कि द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4 n स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ एक और बात आ गई कि अगर मान लो कोई हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजन पार्टिकल लाइक He पॉजिटिव, लाइक Li पॉजिटिव, इस तरह की स्पीसीज, यानी कि इनके अंदर जिनके ऐसे एटम्स, ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, उसके लिए अलग फॉर्मूला सेट किया। En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर एंड e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे स्पीसीज के लिए जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होते हैं लेकिन एक डोनेट कर दिया, 3 होते हैं लेकिन 2 डोनेट कर दिया, 1 बचे, तो उसके लिए फॉर्मूला समझे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ जो है नील्स बोहर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताई। इन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, 4th, 5th और 6th, 7th। तो यहाँ ये बताया कि जो सबसे पहला वाला जो एनर्जी लेवल होता है, सबसे पहला वाला जो एनर्जी लेवल होता है, दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है। दिस वन हैव, जिस उसके पास में लोएस्ट एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। और जो सबसे बाहर होता है, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, सबसे बाहर वाला जो एनर्जी लेवल होता है, उसके पास में हाईएस्ट, उसके पास में हाईएस्ट एनर्जी प्रेजेंट होती है, याद रखना। यानी कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल इज 1 2 3 4 ... ये होता है।
यानी एनर्जी लेवल जो हाईएस्ट एनर्जी होती है सबसे बाहर वाले एनर्जी लेवल की होती है। तो यहाँ आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एनर्जी कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह आपने बी पार्ट में बताया द रेडियस ऑफ द एटम ऑल्सो कैलकुलेटेड, द रेडियस ऑफ द एटम, और रेडियस ज़्यादा मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम की रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, इन्होंने अपनी रेडियस दी, दैट इज रिप्रेजेंट आर एन इज इक्वल टू ए नॉट ओके एन स्क्वायर, ये दे दी। आर क्या है यहाँ, रेडियस है, ए क्या है, डायमीटर लेंथ है, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है रेडियस, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह सी में आपको दे दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन स्क्वायर, ये दे दिया एक और फॉर्मूला, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। सब सेकंड में ही चल रहा है अभी, याद रखना। दिस इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब तक तीन आपकी ये दो बातें हो गई हैं। अब तीसरे नंबर पर मैं आपको लेकर के जाता हूं, थर्ड पॉइंट पर, द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कि एटम के अंदर ही जो उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, वो किसके इक्वल यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर वो भी बात बताई गई है, जो कि बराबर होता है mvr इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन एच के बराबर होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज इक्वल टू द mvr इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन एच, वेयर m इज इक्वल टू mass of electron, v is equal to velocity of electron, r is equal to radius of the electron, n integer and h Planck's constant, you know। तो ये आप एंगुलर मोमेंटम में यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ ये बताया नंबर 4 में नील्स बोहर ने बताया कि जब ये एटम है आपका और ये न्यूक्लियस है, यहाँ जो है आपकी बहुत सारी फिक्स सेल्स एनर्जी लेवल्स हैं, जो आप KLMN OPQ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ इन्होंने ये बताया नंबर 4 में, जब इलेक्ट्रॉन आपका जब यहाँ पर किसी भी अपनी सेल में रिवॉल्विंग कर रहा है, एक ही सेल में अपने बस वो रिवॉल्व करता जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, एक ही सेल में वो बस एक ही जगह पर रिवॉल्विंग कर रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए डेफिनेट फिक्स एनर्जी लेवल विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, बिना एनर्जी का लॉस किए, दिस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। एटम की उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट करते हैं, कहते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग इन द फिक्स एनर्जी लेवल विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी, एनर्जी को बिना लूज किए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेवल में फिक्स तरीके से लगातार बिना एनर्जी का वेस्ट किए लगातार रिवॉल्विंग कर रहा है, दैट इज नोन एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। एंड व्हेन नंबर 5, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ से, पहली सेल से सेकंड सेल को, या सेकंड सेल से थर्ड सेल को, या थर्ड सेल से फोर्थ सेल को, फोर्थ से फिफ्थ को, जब इस तरह से वो जंप करता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप ओके टू टेक सम एनर्जी, कुछ एनर्जी को लेकर के जब वो जंप करता है दूसरी सेल में पहुंच जाता है, तो दैट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज नोन एज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। ये भी बात आपको याद रखने वाली है। ये हैं आपके नील्स बोहर के बताए हुए 5 बातें जो आपको याद रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल, नील्स बोहर, नील्स बोहर और बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं या जो इसके ड्रॉबैक्स हैं या जो इसकी लिमिटेशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में। आज थोड़ा हमारा जो मार्कर है ये साथ नहीं दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जो भी वर्क आपको जो है देना है वो मैं आज आपको वो भी दूंगा, ठीक है। अलग से मैं आपको वर्क सेंड करूंगा, आप उसको करके और दिखा देना। और माय डियर, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो वर्क आपने कल सेंड मुझे किया था वो धोखे से किसी कारणवश मेरे मोबाइल से जो है थोड़ा सा ऐप जो है एक वो मिस हो गया, मुझसे डिलीट हो गया। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुझे आपने होमवर्क अपना सेंड किया था,
ठीक है। जो फ्राइडे वाला आपका होमवर्क था यानी कल का, आप उसको दोबारा से मुझे प्लीज़ रीसेंड कर दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन।